चाणक्य जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के जैव प्रक्रम के पार्ट 2 में कुछ अन्य महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न हमारा है कि कृमि रूपी परिशेषिका भाग है। ऑप्शन है छोटी आंत, बड़ी आंत, सीकम या कोलेन। तो ये सीकम और कोलेन दोनों एक हो गया। तो ऑप्शन है ये इसका जो सही विकल्प है बड़ी आंत। बड़ी आंत कृमि रूपी परिशेषिका का भाग है जो वर्तमान में मनुष्य में एक अवशेषी अंगों का भाग रह गया है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। मनुष्य में ये दूसरा प्रश्न है जो है दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन ए है संवेदना, सुरक्षा, लैंगिक लक्षण और उत्सर्जन। तो जो त्वचा का कार्य नहीं है तो इसमें से संवेदनशीलता ये त्वचा का कार्य है, सुरक्षा करना ये भी त्वचा का कार्य है और उत्सर्जन करना भी त्वचा का कार्य है। तो हमारा इसमें जो सही विकल्प होगा, इसमें सही विकल्प हमारा लैंगिक लक्षण। लैंगिक लक्षण जो होता है यह त्वचा का कार्य नहीं होता है। तो हमारा इसमें सही विकल्प होगा विकल्प सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मनुष्य में हृदय कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 2, 6, 4, 8। तो मनुष्य में जो हृदय कोष्ठकों की संख्या होती है ये होती है 4। हृदय जो हमारा होता है 4 कोष्ठकीय होता है। मनुष्य जितने भी स्तनधारी होते हैं सभी स्तनधारियों में जो हृदय होता है वो 4 कोष्ठकीय होता है। 4 कोष्ठकीय, ऊपर वाले को अलिंद और नीचे वाले को निलय कहते हैं। निलय ही रक्त को पंप करने का कार्य करता है। तो हमारा इसमें विकल्प होगा सी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है मानव में निम्न में से कौन सा उत्सर्जन तंत्र संबंधित है। तो त्वचा, फेफड़ा, आहार नाल और वृक्क। मानव में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। तो इसमें से वृक्क जो है ये उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। इसके अलावा फेफड़ा भी और त्वचा भी उत्सर्जन तंत्र में शामिल है, लेकिन मुख्य रूप से अगर हमारा इसमें है तो विकल्प डी वाला सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। तो मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। आपके पास विकल्प है 8, 4, 5 और 20। तो मनुष्य में जो दूध की दांतों की संख्या होती है वो होती है 20। इसी को हम द्विबारदंती कहते हैं। मनुष्य में दूध के दांतों को इसे द्विबारदंती कहा जाता है। द्विबारदंती शब्द का अर्थ होता है कि वे दांत जो मनुष्य में 2 बार निकलते हैं। तो मनुष्य में जो दूध के दांत होते हैं ये 2 बार बनते हैं और इनकी संख्या होती है 20। ये पेपर में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में हमारा है कि पादपों में जाइलम उत्तरदायी होता है। पादपों में जो जाइलम होता है यह किसके लिए उत्तरदायी होता है। खनिज पदार्थों के वहन के लिए, भोजन का वहन करने के लिए, जल का वहन करने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो ये इसमें का जो सही विकल्प होगा सी। पौधों में जो जाइलम होता है यह जल का परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम जो होता है ये भोजन का परिवहन करता है। ये फ्लोएम करता है। ये फ्लोएम को शुद्ध भाषा में हिंदी भाषा में इसे पोषवाह कहते हैं और जाइलम को दारू कहा जाता है। तो जाइलम को दारू कहते हैं। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि द्वार कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जड़ों में, रंध्रों में, वात रंध्रों में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये विकल्प थोड़ा देखने में लगेगा कि कई प्रश्न विकल्प सही हैं, लेकिन इसमें से जो सही विकल्प है ये बी विकल्प है। जो द्वार कोशिकाएं होती हैं रंध्रों में, जब रंध्र का चित्र बनाते हैं तो इस तरीके से द्वार कोशिकाएं बनाई जाती है इस तरीके से, और इसके बाद इधर सहायक कोशिकाएं किनारे किनारे होती हैं। तो ये जो द्वार कोशिकाएं होती हैं इसमें जो छोटे छोटे नीचे में इधर हरित लवक पाए जाते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसे द्वार कोशिकाएं कहते हैं, जो काजू के आकार की या सेम के बीज के आकार की पाई जाती है। तो हमारा इसमें सही विकल्प होगा बी वाला। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला प्रश्न पर ये है कि हमारा बोमेन संपुट भाग है। ऑप्शन ए है पित्तवाहिनी का, अग्नाशय का और प्रोटेस्ट ग्रंथि का, वृक्क नलिका का। तो जो बोमेन संपुट भाग होता है ये वृक्क नलिका का होता है। जब नेफ्रॉन का चित्र बनाते हैं तो नेफ्रॉन में इससे आगे एक कप के आकार की एक संरचना बनती है, इसके नीचे से ऐसे नलिका जाती है, इसमें कोशिका गुच्छ होता है। तो ये जो कप के आकार की संरचना होती है इसे ही बोमेन संपुट कहा जाता है। तो ये हमारा सही विकल्प होगा, वृक्क नलिका का भाग है हमारा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि पानी में घुलनशील विटामिन है, पानी में घुलनशील विटामिन है तो कौन सी है विटामिन? विटामिन बी सी, विटामिन डी ई, विटामिन ई के और विटामिन सी डी। तो हमारा सही विकल्प है विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी जो होती है जल में घुलनशील विटामिन होती है। इसके अतिरिक्त जो और भी विटामिन हैं ये सारी वसा में घुलनशील है। एक और प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सी विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है? तो विटामिन ए की क्षमता से कमी के कारण जनन क्षमता में कमी होती है, और जो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनना कम हो जाता है। तो ये भी दोनों प्रश्न पेपर में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव वृक्क का कार्य होता है। ये उत्सर्जन तंत्र से बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, इस वजह से हमने उत्सर्जन तंत्र के प्रश्नों को लिया है। तो वृक्क का कार्य होता है श्वसन, पाचन, जनन और उत्सर्जन। तो इसका सामान्य आंसर आप बता सकते हैं कि ये डी वाला होगा अपना उत्सर्जन। वृक्क उत्सर्जन का कार्य करता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न है अगला, वह प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक अणु टूटते हैं क्या कहलाती है? उपचयन कहलाती है, अपचयन कहलाती है, ए और बी दोनों सामान्य विक्रिया। तो याद रखना कि जब जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं तो इस प्रक्रिया को हम उपचयन कहते हैं, उपचयन की विक्रिया कहलाती है। तो हमारा विकल्प होगा बी सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं और ये आखिरी प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह कहलाता है ब्लास्ट, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया ई। तो याद रखेंगे कि जो श्वसन क्रिया होती है यह कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में घटित होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर या प्रचलित रूप से ऊर्जा गृह के या शक्ति गृह के नाम से जानते हैं। तो आज के ये हमारे जय प्रक्रम के कुछ क्वेश्चन रहे हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उसके लिए आप कमेंट करिए, हम ऐसे बनाते रहेंगे। जय हिंद।